तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं जो पढ़ाऊंगा कुछ चीज़ जो है पाराबोला हाइपरबोलिक सबको मिक्स करके कुछ चीज़ें बता दूंगा। उनका क्या बोलते हैं, उनका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होता है या फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है पाराबोला हाइपरबोला एलिप्स का। ओके, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि टेंजेंट होता है कैसे कैसे हम लोग टेंजेंट निकालते हैं। ठीक है, टेंजेंट निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो भी हम लोग 3 फॉर्म में देखेंगे। ओके ना, एक हो गया हमारा क्या पॉइंट फॉर्म, मतलब वो पैराबोला हो या हाइपरबोला हो या एलिप्स हो, उसका ऊपर में पॉइंट दिया होगा जो कि हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का फॉर्म में होगा, दैट इज x1, y1। ओके, तो वो केस में उसका इक्वेशन कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या उसका स्लोप फॉर्म, मतलब टेंजेंट जो है जिसका इक्वेशन निकालना है उसका खाली हमको स्लोप दिया होगा, तो स्लोप दिया होगा तो फिर उसका इक्वेशन कैसे मिलता है। ठीक है, और एक तो निकालेंगे क्या पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है वो हमारा उसका ऊपर का कोऑर्डिनेट्स जो है x1 y1 का फॉर्म में ना दे के क्या पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया होगा, तो वो केस में उसका इक्वेशन क्या मिलता है। ठीक है, ये बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, एक लाइन होगा, मान लेते हैं y = mx + c, वो अगर एक पैराबोला को टेंजेंट है तो क्या कंडीशन बनना चाहिए, एंड व्हिच कंडीशन ए लाइन इज टेंजेंट टू ए पैराबोला। ठीक है, जैसे पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, एलिप्स हो गया। पैराबोला के लिए तो हम सारों केस ले लेंगे, बट एलिप्स और हाइपरबोला के लिए हम लोग खाली एक ही केस लेंगे जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल के लिए जो होता है वही वाला लेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, मान लेते एक लाइन है और y = वो जो टेंजेंट का इक्वेशन दिया होगा, वो टेंजेंट जो होता है वो पैराबोला हो या हाइपरबोला हो या एलिप्स हो, उनको टच करता है तो एक पॉइंट में ही टच करता होगा ना, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द स्लोप फॉर्म। क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म और कोऑर्डिनेट फॉर्म में, मतलब पॉइंट फॉर्म में तो हम लोग को पहले से ही दे दिया है, और उसको क्या निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या नाम है उसका स्लोप फॉर्म होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो जानना जरूरी होता है। अगर हम याद रख लेंगे तो बेस्ट अच्छा है, नहीं तो हम कर भी सकते हैं, ऐसे नहीं है। कैसे हुआ मैं बता दूंगा, वो अगर याद हो रहेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्मूला, अगर याद रख लोगे तो ठीक है, नहीं तो कैसे बनता है वो मैं बता दूंगा, उस हिसाब से बना देना। ठीक है, ओके। तो हमारा पैराबोला जो है हम लोग पढ़े हैं y² = 4ax। इस पैराबोला के जो हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो क्या होता है, x = 80², y = 280। ओके, तो यहाँ पे पैरामीटर कौन है, t इज द पैरामीटर। पैरामेट्रिक इक्वेशन में t = पैरामीटर होता है। पैराबोला में जो पैरामीटर ओके, t इज द पैरामीटर। तो बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि जैसे लास्ट क्लास में भी, काफी सारे क्लास में बता चुका हूँ कि पैरामेट्रिक इक्वेशन से हम लोग को अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है तो जो पैरामीटर होता है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, इसको एलिमिनेट करोगे तो ये इक्वेशन हमको मिलना चाहिए, x = 80², y = 280, है ना। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, क्या नाम है बताओ, x के जगह में 80² या फिर यहाँ पे t का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं। t का वैल्यू हमारा है कितना, ये दिया है x = 80², y = 280। तो यहाँ से हमको t का वैल्यू जो है वो मिल गया क्या, y/2a। सही है, यस सर। अब ये जो t का वैल्यू मिला ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, x = a × y²/4a²। आई थिंक सबको समझ में आ गया, ये a कैंसिल हो गया, ये 4 को इधर ले आओगे तो इट इज 4ax = y²। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि पैरामीटर का जो स्टैंडर्ड पैराबोला है उसका पैरामेट्रिक फॉर्म। और ये इक्वेशन y² = -4ax में खाली x का वैल्यू 80² का बजाय -80² हो जाएगा, क्योंकि अगर -80² करोगे तो फिर हम लोग अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो ये -1 रहेगा, y² = -4x ऐसे करके आएगा। ठीक है,
ये समझ में आ गया। y स्क्वायर इक्वल टू 4s के लिए याद रखना है खाली 8t स्क्वायर, x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। ये हम बोलेंगे क्या, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन। और अगर बोलेंगे कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है, तो x1 y1 जो हमारा होता था, क्या बताओ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में लिखूंगा तो 8t स्क्वायर, 280। समझ में आया ना, 8t स्क्वायर, 280, दिस इज द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। कोई भी पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जगह में कुछ भी पुट करे चलता है, हमको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिल जाएगा उस पैराबोला का ऊपर। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। चलो, तो इस हिसाब से हमारा ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गया किसका, क्या नाम है उसका, पैराबोला का। अब चलो एलिप्स देखते हैं। एलिप्स का हमारा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। एलिप्स का दिया तो है पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये दिया है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। x इज इक्वल टू a cos थीटा दिया है, y इज इक्वल टू b sin थीटा दिया है। तो ये उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है या पैरामीट्रिक इक्वेशन है। कोऑर्डिनेट्स बोलने से तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे। ओके, अगर हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू a cos थीटा यहाँ पे पुट करते हैं तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो रहा है ना, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज योर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा बचेगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा बचेगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस मस्ट बी द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। बट यहाँ पे हमको बात कर लेते हैं कि थीटा क्या चीज होता है। यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है, व्हाट इज इट, ये जो थीटा लिखा है, इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, ये कहां से आया। तो यहाँ पे दोनों केस में हमारा थीटा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। क्या बोलते हैं उसको, एसेंट्रिक एंगल। ओके, अब सवाल है कि एसेंट्रिक एंगल है क्या। यहाँ पे t तो कोई भी कांस्टेंट है, नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एसेंट्रिक एंगल क्या है एंड हाउ वी गॉट दिस थिंग्स एक्चुअली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको एक याद रखना, मतलब जानना पड़ेगा इस चीज को। क्या नाम है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल। ओके, ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है कि हमारा मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके एक सर्कल अगर बना देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। जैसे मान लेते हैं एलिप्स है, ये हमारा एलिप्स हो गया। तो ऑब्वियस बात है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर मैं देखूंगा, ये हमारा एंड्स ऑफ क्या हो गया, मेजर एक्सिस है ना। तो ये हो गया हमारा मेजर एक्सिस का लेंथ। तो इसी को डायमीटर करके एक सर्कल बनाना है। वो जो सर्कल बनेगा उस सर्कल को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सिलरी सर्कल। तो सर्कल कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये सर्कल, दिस इज द ऑक्सिलरी सर्कल। दिखाई दिया सबको ऑक्सिलरी सर्कल? यस सर। चलो फिर यस सर। हाँ ठीक है। तो ये एलिप्स का इक्वेशन हमारा है क्या, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स का जो इक्वेशन है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब हम इसका निकालना चाहते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना। तो एक काम करते हैं, हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। ये एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट जो हम देख रहे हैं एलिप्स का ऊपर का पॉइंट है, ठीक है। तो फिर इस पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है। ओके, तो हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ किए हैं, मतलब उससे उसका कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा। तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, किसका ऊपर बताओ, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं मेजर एक्सिस का ऊपर। जो मेजर एक्सिस का जो ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है मेजर एक्सिस का ऊपर, वो जो परपेंडिकुलर है वो ऑक्सिलरी सर्कल को भी कहीं पे कट करता है। ओके, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा A है, एलिप्स का ऊपर का जो पॉइंट है वो A है। तो O जो कट किया ऑक्सिलरी सर्कल को, वो पॉइंट A डैश है, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, A एंड A डैश आर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। A एंड A डैश आर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। इसका मतलब एलिप्स का ऊपर जितने सारे पॉइंट होगा, सारे पॉइंट का एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट भी मिलने वाला है।
एलिप्स का ऊपर हमारा जितने सारे पॉइंट होगा, ऑल द पॉइंट्स विल हैव सम कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर नहीं, सेंटर को इसका साथ ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन कर लिए सेंटर के साथ, किसके साथ, जो ऑक्सिलरी पॉइंट, ऑक्सिलरी सर्कल है उसका ऊपर जो पॉइंट है उसको ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के बाद क्या, एक तो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, ये जो छोटा सा एंगल दिखाई दे रहा, ये एंगल हो गया थीटा, और यही थीटा को ही हम लोग बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू एसेंट्रिक एंगल। ये जो थीटा हमको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एसेंट्रिक एंगल है, और इसका वैल्यू जो हम लिखते हैं 0 से स्टार्ट करके 2 पाई तक आता है, 2 पाई आता नहीं है, 2 पाई से पहले तक रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, 0 फॉर दिस वन, ऐसे घूमते घूमते आओगे, 2 जब यहाँ पे फिर पहुंच जाओगे तो 2 पाई ना लिख के उसको 0 लिख दोगे। सो 0 से लेकर 2 पाई होता है हमारा एसेंट्रिक एंगल का वैल्यू। सभी को समझ में आया, एसेंट्रिक एंगल का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक है। Yes. चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं a डैश का। सभी को पता है कि इस एलिप्स के लिए मैं लिखा हूं, मतलब ये रेडियस a है, तो ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस a है, स्मॉल a है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos थीटा, a sin थीटा। क्या समझ में आया सबको? Yes, sir. ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर जो पॉइंट a है उसका कोऑर्डिनेट हो गया a cos थीटा, a sin थीटा। बट मैं तो इसका नहीं चाहता था ना, मैं तो ये एलिप्स के ऊपर का पॉइंट चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि एलिप्स के ऊपर जो पॉइंट है उसका वैल्यू मिले, ये तो इसका वैल्यू मिला, तो फिर हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये a डैश a का वैल्यू हमको चाहिए, आई नीड a वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा, आई नीड a वैल्यू। सो लेट मी राइट, a का क्या, x कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग को पता है, x का a कोऑर्डिनेट तो हमको पता है ना, पता नहीं? Yes, sir. a कोऑर्डिनेट कितना होगा x का? A cos theta. हाँ, a cos theta will be your x coordinate. y coordinate I don't know, let it be say बीटा। y coordinate हमारा मान लेते हैं बीटा है, ठीक है? तो बीटा का वैल्यू हमको पता नहीं है, बीटा का वैल्यू निकाल दूंगा तो फिर बोलूंगा कि ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है, और पैरामीट्रिक इक्वेशन x = इतना, y = इतना बोल दूंगा, ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये बीटा हम कैसे निकालेंगे। इतने बार इतने सारे क्वेश्चन हम लोग मतलब टॉपिक पढ़ते आ रहे, हमको पता चलता है कि अगर हमको कोई एक लोकस का इक्वेशन पता है और उसका ऊपर में कोई भी पॉइंट का वैल्यू पता है, उसका x कोऑर्डिनेट, एक ठो कोऑर्डिनेट पता है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या उसको इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करा देते हैं, यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, a cos थीटा और बीटा को हम लेके इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये वाला इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय व्हाट इज इट, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है ना? तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहां से हमको पता चल गया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि हो गया हमारा sin स्क्वायर थीटा। तो बीटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो बीटा का वैल्यू हम क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट लिए हैं प्लस b sin थीटा लेंगे, तो a cos थीटा b sin थीटा आया कि नहीं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट? Yes, sir. अगर इसका जस्ट नीचे वाला पॉइंट में आ जाओगे तो फिर a cos थीटा और माइनस b sin थीटा आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वो कहां से आया वो मैं समझा दिया, ओके, बट दिस डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बस हमको फील करना है कि अगर हमको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिया है उसमें थीटा जो है वो क्या है, व्हाट इज थीटा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? ये हमारा एलिप्स के केस में हो गया। अगर हम हाइपरबोला केस में लेते हैं, हाइपरबोला केस में क्या होगा, ये इक्वेशन लेंगे हाइपरबोला का, a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतने सारे केसेस हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, ये सब झंझट वाला चीज जो है ना, हम लोग इतने सारे केसेस में स्टडी नहीं करते हैं, ओनली वन केस में स्टडी करते हैं जो कि स्टैंडर्ड होता है,
और जो भी क्वेश्चन आता है यही इक्वेशन का ऊपर आता है, स्टैंडर्ड का ऊपर ही आता है इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन के ऊपर ही आता है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू कि इसमें क्या होता है। ये तो हमारा हाइपरबोला है, सबको ही पढ़ लिया है। ये उसका ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का ऊपर अगर हम डायमीटर लेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस को और एक सर्कल बनाएंगे, ये बन गया हमारा क्या, ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, अब बात हुआ क्या कि इसका ऊपर हम पॉइंट कैसे निकालेंगे, हाउ विल गेट द पॉइंट फ्रॉम द ऑन दिस वन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट अगर हमको मिला, अगर हमको कोई भी पॉइंट मिला तो हाइपरबोला का ऊपर उस पॉइंट से तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्सिस का ऊपर, ट्रांसवर्स एक्सिस का ऊपर ड्रॉप कर लिए। तो ये पॉइंट से हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो टेंजेंट में जहां पहुंचा ओ पॉइंट को इसका सेंटर से जॉइन कर लेंगे। किसका सेंटर से जॉइन कर लेंगे, हाइपरबोला का सेंटर से जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने से हमको कोई एंगल मिलेगा, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड द एसेंट्रिक एंगल। ये एंगल हमारा एसेंट्रिक एंगल हो गया। मतलब यहाँ पे दो स्टेप में आता है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये होता है। ये पॉइंट ए है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ए डैश होता है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. So this is the corresponding point to this one. Okay. तो ये एंगल अगर थीटा है तो इस हिसाब से हमको निकालना है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ओके, वो कुछ निकाल के सॉल्व करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मिलता है क्या, a sec थीटा और b tan थीटा। x is equal to a sec थीटा मिलता है और y is equal to b tan थीटा मिलता है। तो अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे पुट करेंगे s के जगह में और y के जगह में, तो ऑब्वियस बात है आ जाएगा हमारा sec का स्क्वायर आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा 1 एंड दैट इज हाउ वी एक्चुअली गॉट दैट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इन दैट केस हमको इतना पता चल गया कि हमारा जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है वो दिस थिंग से एक जगह में मैं इकट्ठे करके लिख लिया। तुम लोग इसको याद रखोगे। सर्कल का केस में याद था कि x is equal to a cos थीटा, y is equal to b sin थीटा था, क्योंकि वहां पे रेडियस a था, वो कांस्टेंट था। यहाँ पे a और b दो वैल्यू आ रहा है। तो दिस इज फॉर पैराबोला। पैराबोला का चारों केस हम लोग ले रहे हैं, लेकिन एलिप्स और हाइपरबोला का ओनली वन केस वी आर टेकिंग। क्लियर? सबको समझ में आ गया? Yes. Yes. चलो अब हम लोग देखते हैं कि टेंजेंट निकालेंगे। ऑलराइट, टेंजेंट निकालेंगे तो हमारा क्या आता है। टेंजेंट का हमारा एक पैराबोला का ऊपर में एक पॉइंट है। एक बात बता दूं कि टेंजेंट जो हम निकालते हैं, पैराबोला हो या फिर हाइपरबोला हो या फिर एलिप्स हो, तीनों ही केस में टेंजेंट जो है हमारा तीन ठो फॉर्म में निकालते हैं। एक ठो तो हो गया पॉइंट फॉर्म में, एक ठो स्लोप फॉर्म में और एक ठो पैरामेट्रिक फॉर्म में। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म में मतलब t यूज हुआ होगा और थीटा यूज हुआ होगा। ठीक है, और ये सब हमारा पॉइंट होगा और स्लोप होगा। स्लोप इज इंपॉर्टेंट, पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। स्लोप ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लोप के ऊपर हमारा क्वेश्चन आराम से मतलब बन सकता है। अच्छा, याद करो, कोई मेरे को बताओगे कि हम लोग निकाले थे, क्या नाम है उसका बताओ तो, स्लोप फॉर्म में, सॉरी पॉइंट फॉर्म में, सर्कल का इक्वेशन में निकाले था मैं टेंजेंट। क्या बोला था कि x स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय x1, y स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय y1, ओके, और x विल बी रिप्लेस्ड बाय x plus x1 by 2, y will be replaced by y plus y1 by 2. So this is what we have to do actually. तो इसको आप लर्न करने का भी जरूरत नहीं है। अगर ये चीज हमको पता है, जो कि मैं बोला था हर जगह में यूज होगा, तो हम टेंजेंट निकाल सकते हैं। And let me tell you, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन में देता है, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, एलिप्स हो, उसमें जो पॉइंट का बात कर रहा हूं वो पॉइंट उन्हीं का ऊपर है, बाहर से कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट विल बी ऑन द पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला। तो फिर टेंजेंट का इक्वेशन ऐसे मिलता है। मिलने का जो भी मिलता है, मिलने के बाद
उसको हम लोग बोलते हैं ना t इज इक्वल टू 0। इसको याद रखोगे, हम लोग और आगे बहुत सारी चीज पढ़ने के लिए इसको यूज करेंगे। t इज इक्वल टू 0 एंड इट इज सो इजी टू रिकॉल। कोई फॉर्मूला, सबके लिए कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत है नहीं, बस t इज इक्वल टू 0 याद रखोगे और t क्या होता है ये सब रिप्लेसमेंट करने के बाद आता है, तो हमारा इक्वेशन याद रह जाएगा। तो वी हैव रिटन सो मेनी थिंग्स हियर, बट आई डोंट थिंक कि हमको इसको लर्न करने का कोई भी जरूरत है। x के जगह x स्क्वायर के जगह में x(x1), y स्क्वायर के जगह में y(y1), ये सब चीज पता है तो आराम से इक्वेशन निकल सकता है। एंड एक्चुअली दैट हैज बीन डन हियर, उससे ही सिंपलीफाई करके ये मिला है। तो अगर मैं नीचे का तरफ से आता हूं जो कि आसान है, तो x स्क्वायर के जगह में देखो लिखा हुआ x(x1) बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर y(y1) बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। गॉट इट? ये हाइपरबोला के लिए था। एलिप्स के लिए देखो x स्क्वायर के लिए x(x1) बाय a स्क्वायर प्लस y(y1) बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबको समझ में आ गया? यस। चलो अगर मैं यहाँ पे चले जाऊं, क्या नाम है उसका बताओ, इसमें y स्क्वायर के जगह में क्या लिखा है y(y1), फिर 4a तो होना चाहिए, x के जगह में x प्लस x1/2 होगा तो उसके साथ कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा। तो और ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, दिस फॉर्मूलाज तुम लोग को पता चल गया कि ये कैसे मिलता है। ठीक है, ओके। चलो अब आगे बता दूं, अगर हमको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता है तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आराम से मिलेगा। क्या करोगे? सिंपल, x1 का जगह में लिख दोगे। अगर हाइपरबोला का केस है, अभी हम पढ़े कि हाइपरबोला का केस के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है a sec थीटा और b tan थीटा। तो क्या होगा फिर इक्वेशन? x इंटू a sec थीटा बाय a स्क्वायर माइनस y इंटू b tan थीटा बाय y स्क्वायर, सॉरी बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या बन गया? ये कैंसिल वगैरह होके क्या बनेगा फाइनली? x by a sec theta minus y by b tan theta equal to 1। चलो उसको याद भी नहीं रखने से चलेगा। अगर हमको ये याद है, पैरामेट्रिक फॉर्म याद है, तो x1 के जगह में y1 के जगह में डाल के भी निकाल सकते हो। We'll see so many formulas, बट हमको सारे फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है नहीं है, हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए और कुछ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो ऐसे ही एलिप्स का केस में, एलिप्स का केस में हमारा पॉइंट होता है x इज इक्वल टू a tan a cos थीटा y इज इक्वल टू b sin थीटा। वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x इंटू a cos थीटा बाय a स्क्वायर, तो x बाय a cos थीटा y बाय b sin थीटा इज इक्वल टू 1। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? यस। और बात करूंगा अगर क्या नाम है यहाँ पे हमारा y1 का जगह में डाल देंगे 280, x स्क्वायर का जगह में डाल देंगे 80 स्क्वायर। अगर डाल देंगे तो उसको सिंपलीफाई करेंगे तो उस हिसाब से हमको इक्वेशन जो मिलेगा, तो दीज आर योर पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके, अगर हम बात करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन, राइट, दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन। टेंजेंट का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो गया? एलिप्स के लिए ये हो गया, हाइपरबोला के लिए ये हो गया, और ये हमारा टेंजेंट के मतलब क्या नाम है उसका, पैराबोला का 4 केस है, 4 केस हमको स्टडी करना है। ठीक है, 4 केस याद रखना है, बस कोऑर्डिनेट याद रहने से तो याद रह जाएगा क्या? ठीक है, यस सर। यस सर। चलो अब हम लोग स्लोप फॉर्म के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म इज दिस वन। अब बात हो गया कि ये स्लोप फॉर्म क्यों ऐसा आ रहा है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंडीशन फॉर टेंजेंसी से डिस्कशन करते हैं ना। एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता है कि वो जो क्या नाम है टेंजेंट है उसका स्लोप हमको दे दिया होगा, टेंजेंट का हमको स्लोप दे दिया होगा और पूछेगा कि भाई बताओ इसका इक्वेशन क्या है ना, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है। चलो अगर स्लोप दे दिया है तो मैं ये तो बोल सकता हूं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c इज a
टेंजेंट, ये मैं टेंजेंट बोल सकता हूं, लेकिन स्लोप n था और टेंजेंट एक इक्वेशन ऑफ लाइन, टेंजेंट एक लाइन होता है, तो मैं बोल दिया कि y mx + c इज द टेंजेंट। बट ठीक है, स्लोप था m तो इसलिए y mx + c हो गया। बट c क्या है, c क्या है, c का वैल्यू निकालते हैं। चलो अब बात करते हैं कि अगर ये टेंजेंट है y² = 4ax को, जरा सोचो ये अगर इसको टेंजेंट है तो ये इसको कितने बार कट करेगा, ये लाइन कितने बार कट करेगा, एक देखो ये बात बता, ये सर्कल है, मैं सर्कल से बता रहा हूं, सर्कल है, ये लाइन है, क्या ये लाइन इसको टेंजेंट है? नहीं है, तो इस ये कितने बार कट कर रहा है? 0। अच्छा, क्या ये लाइन इसको टेंजेंट है? कितने बार कट कर रहा है? क्या ये लाइन इसको टेंजेंट है? कितने बार कट करेगा? मतलब टेंजेंट हमेशा एक बार ही कट करता है। टेंजेंट ऑलवेज कट व्हाटएवर कर्व, कोई भी कर्व हो उसको ओनली एक ही बार कट करता है। अच्छा, अगर एक ही बार कट करता है तो ये जो पॉइंट मिला, कितना पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए? एक ठो x मिलना चाहिए और एक ठो y मिलना चाहिए। समझ में आया मेरे बात? ओनली वन वैल्यू ऑफ x एंड वन वैल्यू ऑफ y शुड गेट। अब बात मैं कर रहा हूं, ये x और y मिलने का बात करता तो क्या कर रहा हूं, सुनो, एक लाइन और एक कर्व को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों का इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। समझ में आया मेरे बात? यस। एक लाइन और एक कर्व या फिर दो लाइन, कोई भी चीज है, दो ठो इक्वेशन अगर दिया है, अगर हम ज्योमेट्रिकली के बारे में बात करेंगे, अगर दोनों का ज्योमेट्री में ड्रॉ कर लूं, ज्योमेट्रिकली दोनों का लोकस ड्रॉ कर लूं, तो फिर उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू। तो ये दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो जाके मेरे को मिलेगा। खाली इतना ध्यान में रखना है कि हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा बताओ, उसमें एक तो x होगा और एक तो y होगा। अगर वो कंडीशन बन गया मतलब वो उसको टेंजेंट है। इतना तो सबको समझ में आ गया? चलो मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ। y के जगह में डाल देता हूँ mx + c डाल देता हूँ, तो ये बन गया हमारा mx + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये बन गया हमारा m² x² प्लस 2mxc, है ना, y mx प्लस, हाँ ठीक है, 2mxc, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 4ax, ओके, उसके बाद प्लस c² इज इक्वल टू 0। इतना तक समझ में आ गया सबको? यस सर। m² x², उसके बाद आ गया प्लस 2mc माइनस 4a इंटू x प्लस c² इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, अब सोचते हैं, देखते हैं, अगर ये लाइन टेंजेंट है तो एक ही बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है मतलब हमको x का एक ठो वैल्यू मिलना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक ठो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको कितना टो वैल्यू देता है? दो वैल्यू, लेकिन एक वैल्यू देता है एक कंडीशन में। वो कंडीशन क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको कभी-कभी एक वैल्यू भी देता है। व्हाट इज द कंडीशन? रूट्स आर सेम कब होता है? तो d इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर वाला इक्वेशन है तो वो केस में हमारा एक की वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे भी हमको d इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। d होता है b² - 4ac। अगर ये टेंजेंट है, सुन रहे मेरे बात, if this line is tangent to this one then the discriminant of this should be 0। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं होगा हमको दो वैल्यू मिल जाएगा। दो वैल्यू मिल जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर वैल्यू नहीं मिलेगा इसका मतलब बाहर हो गया लाइन। ठीक है, चलो हम यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 करते हैं। d हो गया हमारा 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4
m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? Yes, sir. So this makes it 4m square c square plus 16m square 16a square minus 16mca, okay, all right, minus 4m square c square is equal to 0। ये हमेशा नहीं होता है, ये तब होता है अगर ये टेंजेंट है। तो यहाँ से हमारा 4m square c square तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमको मिला 16a square is equal to 16mca। ओके, तो आई नीड एक्चुअली मैं यहाँ पे खोज रहा था कि c का वैल्यू क्या हो। c का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। c इज इक्वल टू a बाय m, क्योंकि 16 कैंसिल हो गया 16 के साथ, हो गया ना। उसके बाद एक तो एक कैंसिल हो गया, तो m का c का वैल्यू चाहिए था, c इज इक्वल टू a बाय m। क्लियर? Yes, sir. सो बात हो गया कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको टेंजेंट तब होगा जब c इज इक्वल टू a बाय m होगा। तो हम सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m इज द टेंजेंट। समझा? Yes, sir. सो दैट इज व्हाई y इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हो गया c इज इक्वल टू a बाय m होगा तब टेंजेंट होगा। और अगर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है, पूरा सेम कंसेप्ट में चलेंगे हम लोग, खाली यहाँ पे माइनस 4a दे देंगे, यहाँ पे माइनस 4a दे देंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये जगह माइनस की जगह में ये जगह में क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस, ये प्लस, सॉरी ये प्लस, ये प्लस और साथ में ये वाला माइनस हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू माइनस a बाय m। विद द सेम कंसेप्ट हम सारे करेंगे, और सारे करने का हमको जरूरत नहीं है, सेम कंसेप्ट में हम करेंगे तो हमको मिलेगा ये सब कंडीशंस, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो अगर ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी हुआ तो c का वैल्यू तो हमको पता ही चल गया ना, तो उससे टेंजेंट भी पता चल गया। तो टेंजेंट पता चल गया मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m होना चाहिए टेंजेंट, y इज इक्वल टू mx माइनस a बाय m होना चाहिए टेंजेंट। तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू mx प्लस a। हाँ बोलो बोलो। सर वो टेंजेंट का लास्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों सेम हो गया। लास्ट और थर्ड सेम हो गया। यस सर। एक माइनस का फर्क है यहाँ पे देखो। नहीं सर, कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी। अच्छा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, तो एक माइनस वहां पे फर्क है। हाँ, तो c इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके। y स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए c इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay के लिए c इज इक्वल टू प्लस m स्क्वायर होगा। दैट यू कैन चेक, है ना? समझ में आ गया ना? यस सर। चलो, ये हो गया हमारा टेंजेंट का कंडीशन क्या होता है। एलिस के लिए क्या कंडीशन होता है, y इक्वल टू mx प्लस विल बी टेंजेंट टू दिस वन इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाउ वी गॉट दैट? नो, मतलब कुछ नया टेक्निक नहीं है, सेम टेक्निक है। y इक्वल टू mx प्लस c है तो y के जगह में mx प्लस c डाल देना, यहाँ पे सिंपलीफाई करना, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, वो उसका एक रूट लेना चाहिए टेंजेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 0 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो c स्क्वायर इक्वल टू इतना मिला। अच्छा बताओ मेरे को, c स्क्वायर इक्वल टू इतना मिला मतलब c का वैल्यू कितना मिलेगा? c स्क्वायर, हाँ, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम ये सोच रहे थे, कुछ तो मिस्टेक हम फिर भी कर रहे हैं, बताओ क्या मिलेगा? और c स्क्वायर इक्वल टू इतना, c इज इक्वल टू, आई वांट एग्जैक्ट आंसर। प्लस माइनस मिलेगा, प्लस माइनस मिलेगा। इसका मतलब एक स्लोप के लिए दो टेंजेंट मिलेगा, एक स्लोप के लिए दो टेंजेंट मिलेगा। जरा देखने का कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, पैराबोला के लिए क्यों नहीं हुआ, बाकी सब के लिए क्यों हुआ। अगर स्लोप दिया होगा तो एक टेंजेंट ऐसा हुआ, ये पैराबोला के लिए हुआ। एलिप्स के लिए देखो, एलिप्स हमारा ऐसा होता है, अगर एक स्लोप है तो एक स्लोप का ऐसे दो इक्वेशन आ सकता है, ये सब नो, ये दोनों पैरेलल हो गया तो इसलिए हमारा दो टेंजेंट आ सकता है। हाइपरबोला के लिए भी हमारा दो टेंजेंट आ सकता है, एक स्लोप के लिए यहाँ पे एक आ सकता है, एक आ सकता है यहाँ पे, एक आ सकता है यहाँ पे। इसको पैरेलल करके जस्ट ड्रॉ करोगे तो एक लाइन यहाँ पे भी आ सकता है। समझ में आया मेरे बात?
So that is the reason कि parabola में, hyperbola में और ellipse में से parabola में एक टेंजेंट इक्वेशन निकलता है अगर स्लोप फॉर्म में हम देखें, जबकि ellipse और hyperbola में हमारा दो इक्वेशन निकलता है। क्लियर? स्लोप फॉर्म का बात कर रहे हैं तो ठीक है, राइट। अब सुनो मेरे बात, अब बाकी बच गया क्या, एक तो क्या नाम है उसका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा बच गया, क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं y is equal to mx plus a by n, ये तो टेंजेंट है ना पैराबोला को, ये टेंजेंट है पैराबोला। कौन सा पैराबोला को टेंजेंट है, y square is equal to 4x, और y square is equal to 4x पैराबोला को जो इक्वेशन है टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म में, वो होता है y1 is equal to 2a into x plus x1, y1 is equal to 2a into x plus x1। ये हम टेंजेंट पढ़े थे पॉइंट फॉर्म में, और ये हम पढ़ लिए क्या, स्लोप फॉर्म में। अगर हम बात करते हैं कि ये टेंजेंट x1 y1 पॉइंट से जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट एक्चुअली दोनों सेम है। नहीं समझा मेरे बात? यस सर, समझ गए सर। ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों एक्चुअली सेम है। सेम है मतलब क्या हो गया, सेम इक्वेशन है। और हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे कि दो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, सॉरी दो ठो इक्वेशन दिया है, सेम स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करते हैं, जब क्या होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 होता है। तो इसमें भी हमको डिट्टो इसे करना है। अगर ये दोनों सेम है तो फिर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 कर लेंगे। देखते हैं फिर क्या बनता है। y is equal to mx plus c को अगर मैं लिखूंगा, y is equal to mx plus c को लिखूंगा तो ये आ जाता है mx minus y plus c is equal to 0। और अगर मैं y1 को is equal to 2a into x plus x1 है तो 2ax plus 2ax1 लिखूंगा तो ये बनता है 2ax minus y1। ओके, उसके बाद क्या बच गया बोलो, प्लस 2a1 2ax1 is equal to 0। ओके, 2a into x plus x1, हाँ सही है। तो ये होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशन क्योंकि सेम है, ये दोनों इक्वेशन क्योंकि सेम है, इसका मतलब कि x by x1 is equal to y by y1, सॉरी a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 होना चाहिए। तो a1 by a2 करेंगे तो आ जाएगा m by 2a। a1 by a2 समझ में आया रे? यस सर। तो b1 by b2 क्या होगा, समझा कि नहीं? मैं बात देखता हूं। b1 by b2 क्या होगा, वन बाय y1 माइनस 1 by माइनस y1। ओके, कोफिशिएंट पूरा प्लस माइनस का सब देखना पड़ता है। इज इक्वल टू c by 2a x1, दैट्स ऑल। ठीक है, c by 2a x1। अरे यही इसके बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 एक लाइन का इक्वेशन है। a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 ये दूसरा लाइन का इक्वेशन है। दोनों अगर सेम है, अगर दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 होगा। अब यहाँ पे दो ठो लाइन का इक्वेशन हो गया, ये हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं, ऑलराइट, ये टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं। ओके, अच्छा इसका प्रॉब्लम हो गया ना। ये c is equal to 3 का तो नहीं, a by m कर लूंगा ना मैं, a by m, तो यहाँ पे भी a by m। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो अब हमको मान लेते हैं x1 y1 निकालना है, तो ये दोनों को इक्वेट करते हैं। m by 2a is equal to 1 by y1, तो y1 का वैल्यू कितना हो गया, 2a by m। ऐसे ही m by 2a is equal to
ए तो कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, 1/2m x1, तो 2 कैंसिल हो गया, तो x1 का वैल्यू कितना हो गया? 1/2 नहीं, a by m a by m square. तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, मतलब y is equal to mx plus a by m टच करता है y square into 4x को, कहां टच करता है? a by m square जो कि x का वैल्यू है, 2a by m। तो ये काफी सारे फॉर्मूला हो जा रहा है, याद रखोगे तो ठीक है, नहीं याद रखोगे तो कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता दिया तुम लोगों को। एक लाइन दे दिया होगा तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए क्या करना है? इज इक्वल टू एक्स x1 प्लस y1 इक्वल आर स्क्वायर का साथ या फिर जो भी है उसके साथ कंपेयर कर लो, a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2 कर लो, फिर सॉल्व कर लो तो निकल जाएगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes. ठीक है, सो विद दैट हम लोग काफी सारे थ्योरी पढ़ लिया है टेंजेंट का ऊपर, पैरामेट्रिक इक्वेशन का ऊपर। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? Yes. ओके, तो पहले क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है कि ये जो है ना टच कर रहा है, दिस वन टचेस द एलिप्स, दिस वन फाइंड द एसेंट्रिक एंगल। दिया है क्या? x by b plus y by b is equal to √2 टचेस, ये टच कर रहा है, टचेस x square by a square plus y square by b square is equal to 1। तो हमको बोला है कि एसेंट्रिक एंगल जो है वो निकाल के बोलो। जरा कोई मेरे को बताएगा कि एक लाइन एक एलिप्स को टच कर रहा है तो लाइन और एलिप्स का क्या रिश्ता है? Tangent. टेंजेंट है। अच्छा, टेंजेंट हम लोग 3 तो फॉर्म में पढ़े हैं। क्या क्या फॉर्म में पढ़े हैं? पैरामेट्रिक, स्लोप और पॉइंट। तो ये 3 फॉर्म में पढ़े हैं। तो इसमें हमको पूछा है एसेंट्रिक एंगल, मतलब हम कौन सा इक्वेशन का सहारा लेना चाहिए? हमको पैरामेट्रिक का लेना चाहिए। तो हमको पैरामेट्रिक इक्वेशन को याद करना पड़ेगा। और एलिप्स का जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है वो होता है x by a इंटू कॉस थीटा प्लस y by b इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। Yes, sir. तो उसको हम लोग इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, है ना? Therefore x by √2a plus y by √2b is equal to 1 is a tangent to the ellipse, to the ellipse। क्या समझ में आया सबको? Yes. Yes. But x by a into cos theta plus y by b into sin theta is equal to 1 is the tangent to the same ellipse। ये टेंजेंट हो गया सेम एलिप्स को। Therefore अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, x के साथ उसमें जितना है इसमें भी उतना ही कर लेते हैं। x के साथ उसमें कितना है? 1/√2a है ना, इज इक्वल टू यहां पे कितना है? cos थीटा बाय a। कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes. ओके, सेम वे 1/√2b is equal to sin theta by b। ठीक है, हम अभी क्या देख रहे हैं? cos थीटा का वैल्यू जो है वो आ गया 1/√2 और sin थीटा का वैल्यू आ गया 1/√2।
तो cos थीटा sin थीटा दोनों पॉजिटिव है, cos थीटा sin थीटा दोनों पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में cos sin दोनों पॉजिटिव होता है? मतलब हमको जो थीटा का वैल्यू निकालना है 0 से लेकर π/2 का अंदर निकालना है, समझा मेरे बात? कभी कभी क्या होता है यहाँ पे माइनस दे देगा तो ये माइनस आ जाएगा, साइन माइनस आ जाएगा, कॉस प्लस आ जाएगा, तो फिर हमको देखना पड़ेगा वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे कि कॉस माइनस है, कॉस प्लस है और साइन माइनस है। ठीक है, उस हिसाब से देख के हमको करना पड़ेगा। मतलब मैं डिफरेंट एस्पेक्ट बता दे रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे फिलहाल दोनों को हम क्यों देखें, क्योंकि यहाँ पे तो फट से निकल जाएगा ये वैल्यू, तो हम क्या करेंगे दोनों को पहले देखेंगे, दोनों को देखने के बाद हम थीटा डिसाइड करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में, क्योंकि थीटा 0 से लेकर 2π तक होता है। तो लिखते हैं as sin थीटा cos थीटा बोथ पॉजिटिव, as sin थीटा cos थीटा बोथ पॉजिटिव, so क्या थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/4। आई होप सभी को समझ में आया इस क्वेश्चन? यस चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि फाइंड द एसेंट्रिक एंगल ऑफ द एलिप्स दिस वन व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 2। ये एक एलिप्स दिया है, ये एलिप्स का इक्वेशन है हमारा कितना कि x²/6 प्लस y²/2 इज इक्वल टू 1, है ना। इस एलिप्स के ऊपर को हमको बोला है कि फाइंड द एसेंट्रिक एंगल ऑफ द एलिप्स। एक्चुअली क्वेश्चन में और मेंशन होना चाहिए, नहीं दिया है क्वेश्चन में। फाइंड एसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट ऑन द एलिप्स दिस वन व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज दिस वन। ठीक है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। फाइंड एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट ऑन द एलिप्स, तो ये वाला चीज यहाँ पे मिसिंग है, ये चीज जो है यहाँ पे मिसिंग है। Find eccentric angle of point on the ellipse this one whose distance from the center is this much। ठीक है, तो एसेंट्रिक एंगल बोला है, इसका मतलब है कि हम जो पॉइंट लेंगे वो पॉइंट को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में लेंगे। अच्छा, एलिप्स का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? एलिप्स का x²/b² x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। उसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? x इज इक्वल टू, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक एलिप्स हम रफली ड्रॉ करते हैं। इसे एक एलिप्स से मान लेते हैं, ये एक पॉइंट है मान लेते हैं, ये पॉइंट का इसका डिस्टेंस मान लेते हैं 2, मान लेते हैं डिस्टेंस 2, जो कि हमको क्वेश्चन में बोला है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a cos थीटा, a में देख रहा हूँ √6 है, √6 cos थीटा, और b देख रहा हूँ √2 है, √2 sin थीटा इज इक्वल टू ये हो गया। तो कैसे a और b में देख लिया, ये एलिप्स का इक्वेशन से मेरे को पता है कि a² का वैल्यू होता है x² का नीचे, तो ये 6 हो गया, तो a इज इक्वल टू √2 और b² का वैल्यू 2 हो गया, तो b इज इक्वल टू 6, a is equal to √6 और b is equal to √2। ठीक है, therefore parametric coordinates of the point whose distance from center is, सेंटर जो है वो हमारा 0 0 है फिलहाल, is वहीं पे लिख देता हूँ √6 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा, कॉमा, तो फिर इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा रे? इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा? ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, सेंटर से मतलब ओरिजिन से, सेंटर यहाँ पे ओरिजिन हो गया, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा? 2 दिया है, बट ये डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे तो कितना होगा? x1 और y1 का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होता है? √√2
x square plus y square. हाँ, तो 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज हम कर सकते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, cos sin दोनों ही रखेंगे, एक तो रखेंगे, जिसमें पॉजिटिव आएगा वही रखेंगे। साइन लेंगे तो साइन में नेगेटिव आ जाता है, तो इसमें पॉजिटिव लेंगे। दिस इंप्लाइज आई कैन राइट 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 minus 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। मैं सही लिखा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 minus 2 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो कौन कौन सा एंगल आएगा? थीटा इज इक्वल टू क्या क्या एंगल है? 0 से 2 पाई का भीतर, 0 से 2 पाई का भीतर cos थीटा 2 बार आता है ना? 2 बार आता है 1/2 और 2 बार आता है -1/2। 1/2 कब आता है? π/4 आता है, और एक हो गया 2 पाई माइनस π/4 में। 2 पाई माइनस π/4 इज 7 π/4, और एक आता है क्या 3 π/4 में 1/2 -1/2, और एक तो कहां पर था? ये क्वाड्रेंट में पाई प्लस दिस 5 π/4। सो इसका एसेंट्रिक एंगल जो है ना 4 ठो मिला। आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हमको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर हम एक ठो लिखेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है कि सम ऑफ द एसेंट्रिक एंगल बताओ कितना है। ओके, जो जो पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल मिलेगा सारे का सम बताओ, तो ये चारों को जोड़ दोगे निकाल। आ गया समझ में क्वेश्चन?